बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम आपको पहले 3 लेक्चर्स के अंदर जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस की बेसिक समझा चुके हैं। अब हम बाकायदा तौर पर इसका फर्स्ट लॉ स्टडी करेंगे, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मगर इस बात को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इसका बैकग्राउंड समझाऊँ। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि हमारे पास हर क्रोमोसोम का हाफ पार्ट मैटरनल साइड से आता है और हाफ पार्ट पैटर्नल साइड से आता है। यानी हमें हाफ पार्ट फादर से मिला होता है और हाफ पार्ट जो है वो हमें हमारी मदर से मिला होता है। और हम ये भी जानते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि सेम जीन का कोई एलील डिफरेंट एलील फादर की तरफ से आ जाए और डिफरेंट एलील मदर की तरफ से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, फादर की तरफ से एक एलील आ जाए टॉल हाइट का और मदर की तरफ से एक एलील आ जाए शॉर्ट हाइट का। इस केस में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि इसकी हाइट कैसी हो सकती है। इसी तरह हम यहाँ पर कोई कलर का जीन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर की तरफ से फ्लावर्स की बात कर लेते हैं। मेल साइड से ये कलर आ गया रेड और फीमेल साइड से ये कलर आ गया वाइट। ठीक है, अगर हम कलर की बात करें, हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है। पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि रेड विल डोमिनेट वाइट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वाइट विल डोमिनेट रेड। अगर ऐसा होता है सब बच्चे वाइट आएंगे, अगर ऐसा होता है सब बच्चे रेड आएंगे। ये दोनों बनते हैं केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। कि एक एलील ने दूसरे एलील को कंप्लीटली डोमिनेट कर लिया। मगर हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि वाइट प्लस रेड मिलकर पिंक कलर बना दें। और ऐसा भी तो हो सकता है कि वाइट प्लस रेड मिलकर स्पॉटेड फ्लावर्स बना दें, जिसके ऊपर वाइट और रेड कलर दोनों हो। इन केसेस में अगर ऐसा होता है तो इट इज सेड टू बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में हम ये कहेंगे, जब ये पिंक आ गया तो इट इज पार्शियल डोमिनेंस, और जब ये स्पॉटेड आ गया तो हम कहेंगे इट इज को डोमिनेंस। अभी हमने 3-4 चीजें सीखी। नंबर 1, अगर एक एलील दूसरे एलील को कंप्लीटली डोमिनेट कर जाए या दूसरा पहले को कंप्लीटली डोमिनेट कर जाए, दैट इज कॉल्ड केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। और अगर दोनों मिलकर एक थर्ड कंबाइंड इफेक्ट शो कर दें, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल डोमिनेंस। और अगर दोनों मिलकर अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हो प्रॉपर, देन दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। हम आगे आपके सिलेबस में यही सब की सब चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्यारे बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। तो हम पहले ये देखें कि मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या है। मोनो मोनो मीन्स सिंगल, एंड हाइब्रिड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। मेंडल ने फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी किया। कंट्रास्टिंग
ट्रेट्स। और ये मैं भी आपको समझाता हूँ। और अभी हम लोग जो चीज स्टडी करने वाले हैं वो होगी कंप्लीट डोमिनेंस। हम सबसे पहले यहाँ पर इसकी एक जेनेटिक डायग्राम आपके सामने बनाएंगे। ये जेनेटिक डायग्राम आपको एग्जाम में भी बनाने के लिए आ सकती है। 5 to 6 मार्क्स की ये डायग्राम अक्सर बनाने के लिए हमें आती है। जेनेटिक डायग्राम में सबसे पहले हम लिखते हैं फिनोटाइप, उसके बाद हम लिखते हैं जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मिलाता हूँ रेड कलर के फ्लावर्स को विद वाइट कलर फ्लावर्स। पहले मैं वाइट को यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। वाइट को मैं वाइट कलर से ही शो करूंगा। और इनकी जीनोटाइप हम क्या लिखते हैं? हम इनकी जीनोटाइप लिखते हैं आर आर, और वाइट की जीनोटाइप हम लिखते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर। याद रखिएगा हमने ये एज्यूम कर लिया है कि रेड इज गोइंग टू डोमिनेट वाइट, खुद ही एज्यूम कर लिया है। इसीलिए हम यहाँ पर इसको रेड वाले को कैपिटल आर लिखेंगे और वाइट वाले को स्मॉल आर लिखेंगे। सो रिमेंबर कैपिटल केस allele always dominates हमें ये बाद में पता चलता है, हमें नहीं पहले पता कि हमने रेड और व्हाइट को मिलाया तो आगे क्या होने वाला है, राइट। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने फिनोटाइप लिखी, जीनोटाइप लिखी, अब हम यहाँ पर करवाएंगे मियोसिस और यहाँ पर इनके बनवाएंगे गैमेट्स, कुछ यूं। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया? राइट। अब आप ये देखिए, इसके बाद हमारे पास मरहला आएगा रैंडम फर्टिलाइजेशन का। रैंडम फर्टिलाइजेशन, रैंडम फर्टिलाइजेशन में दिस गैमेट कैन मेड दिस गैमेट। अगर ऐसा होता है तो आप खुद देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर। अभी मैं एक मरतबा ही बना लेता हूँ। या अगर ये गैमेट इसको मिलेगा तो क्या बनाएगा, या अगर ये गैमेट इसको मिला तो क्या बनाएगा, या अगर ये गैमेट इसको मिला तो क्या बनाएगा। आप देख सकते हैं कि सब में एक जैसा ही रिजल्ट आपको नजर आएगा। सबके पास एक एक कैपिटल आर आएगा और सबके पास एक एक स्मॉल आर आएगा। यानी अब जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बने हैं वो ऑर्गेनिजम्स कॉम्बिनेशन है, यानी वो हेट्रोजाइगस हैं। हम यहाँ लिखेंगे फिनोटाइप।
हम यहाँ लिखेंगे फिनोटाइप। हमारे पास यहाँ क्या फिनोटाइप आई? चूंकि हम पहले ही अज्यूम कर चुके कि रेड इज गोइंग टू डोमिनेट, जहां जहां रेड एलील है वहां वहां फिनोटाइप में रेड कलर ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल रेड। और जब हमसे वो पूछेगा व्हाट अबाउट जीनोटाइप, आप देखिए सबके पास डिफरेंट डिफरेंट एलील्स हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर पेरेंट्स। इनके पास आर आर होमोजाइगस था, आर आर होमोजाइगस था। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर सबके पास आ रहा है, तो हम कहेंगे ऑल हेट्रोजाइगस। अभी हमारे पास सारे के सारे क्या आ गए? हेट्रोजाइगस आ गए। ये जो हमारे पास जनरेशन बनी थी, दिस जनरेशन वाज कॉल्ड फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब सवाल ये पैदा हुआ हमारे पास कि सिंस वी हैड दीज एलील्स विद अस, ये जो हमारे पास स्मॉल रह गए, लेकिन स्टिल ये एलील हैं तो सही इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लेकिन शो नहीं हो रहे। ये ऑर्गेनिजम्स ऑल रेड, फुल रेड कहला रहे हैं। इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए वी विल मेक एन F2 क्रॉस। F2 क्रॉस में हम क्या करेंगे? वी विल टेक, सबसे पहले हम ये जरा जेनेटिक डायग्राम का पूरा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फिनोटाइप, फिर हम लिखेंगे जीनोटाइप। अब फिनोटाइप हमारे पास क्या बन रही है? एक ऑर्गेनिज्म भी रेड है और दूसरा ऑर्गेनिज्म भी रेड है। जीनोटाइप क्या बन रही है हमारे पास? दोनों हेट्रोजाइगस बन रहे हैं। अब जब इनकी मियोसिस होगी और इनके गैमेट्स बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? डिफरेंट। ठीक है जी। अब जब इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी, ये मैं पूरी पूरी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपने भी पेपर में बनानी है। अब जब इनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी, आप ये देखिए आपके पास क्या केस आ रहा है? कैपिटल आर, कैपिटल आर। दूसरे नंबर पर जब दोबारा फर्टिलाइजेशन हो रही है, आपके पास क्या आ रहा है? कैपिटल आर, स्मॉल आर। फिर जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो रही है, अगर ये इसको मिलता है तो क्या आएगा, और अगर ये इसको मिलता है तो क्या आएगा? अब देखिए यहाँ क्या है हमारे पास? कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये वाइट, और यहाँ पर देखिए स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब जरा इनकी एक मरतबा फिनोटाइप नोट कर लें कि इनकी फिनोटाइप्स क्या क्या आई हैं। इसमें डोमिनेंट जीन है लिहाजा ये रेड, इसमें भी डोमिनेंट जीन है लिहाजा ये रेड, इसमें भी डोमिनेंट जीन है लिहाजा ये रेड, और इसके अंदर रिसेसिव जीन है लिहाजा ये वाइट आएगा। दिस वाज द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर मेंडल कि यार दो रेड पेरेंट्स का बच्चा वाइट कैसे हो सकता है? तो वो ऐसे हो सकता है कि अगर दोनों रेड पेरेंट्स हेट्रोजाइगोट्स हों। अगर दोनों रेड पेरेंट्स क्या हों? हेट्रोजाइगोट्स।
लिहाजा यहाँ पर जब हम बात करेंगे फिनोटाइप रेशो, कि फिनोटाइप की रेशो क्या आई, आप देख सकते हैं 3 रेड और 1 वाइट, 3:1। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीनोटाइप रेशो क्या आई, तो आप बताएंगे दैट इज 1:1, बिकॉज हमारे पास 2 हेट्रोजाइगस आए और 2 हमारे पास होमोजाइगस आए। ठीक है जी, एक रेड होमोजाइगस, एक वाइट होमोजाइगस और 2 रेड हेट्रोजाइगस। ये हमारे पास आ गई, हमारे पास आ गया F2 का क्रॉस। अब इस F2 के क्रॉस के बाद हमें जो एक चीज पता होनी चाहिए वो है टेस्ट क्रॉस। नाउ वी विल टॉक अबाउट टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपके पास ऊपर वाले सिनेरियो में एक रेड फ्लावर हो, ये रेड तो इसकी हो गई फिनोटाइप। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी जीनोटाइप क्या है, तो आप नहीं बता सकेंगे। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये होमोजाइगस रेड है या ये हेट्रोजाइगस रेड है। चेक करने के लिए कि ये होमोजाइगस रेड है कि हेट्रोजाइगस रेड है, आपको टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। ये टेस्ट क्रॉस हमेशा कंप्लीट डोमिनेंस के केस में ही परफॉर्म किया जाता है। इसमें आप क्या करते हैं, वी मेट आर ऑर्गेनिज्म with a homozygous recessive organism। अब ये रिसेसिव क्या है, इस केस में आपने ऊपर देखा कि जब रेड और वाइट के साथ मिला तो फिनोटाइप के अंदर सारे बच्चे रेड आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि रेड वाज डोमिनेंट और वाइट क्या था, वाइट रिसेसिव था। सो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करने के लिए हम अपने ऑर्गेनिज्म को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ मेट करवाएंगे और इसको हम पनट स्क्वायर की सूरत में करेंगे। आप देखिए, ये क्या हो गया। होए होए, ये क्या हो जाता है, ठहरे इसको मैं सेटिंग चेंज करता हूँ। ऑब्जेक्ट इंक टू शेप क्लोज कर देते हैं। ये जी मैं आपके सामने पनट स्क्वायर बनाने लगा हूँ। ज़ाहिर है हम दो पॉसिबिलिटीज पे यहाँ पे पनट स्क्वायर बनाएंगे, एक पॉसिबिलिटी 1 और दूसरी पॉसिबिलिटी 2। अच्छा जी,
अब हमारे पास जो दो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर वन, हम लिखेंगे, एक बात तो तय है ना कि हमने इसको क्रॉस तो करवाना है होमोजाइगस रिसेसिव से, सो हमने लिखा यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब क्या केस होगा, या तो हमारे पास ये कैपिटल आर होगा, या हमारे पास ये कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। अगर तो ये हमारे पास कैपिटल आर है तो क्या केस बनेगा, सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी ये इससे मिला तो ये आया, ये इससे मिला तो ये आया, ये इससे मिला तो ये आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी इस केस में हमारे पास सारे बच्चे क्या आएंगे, ऑल रेड। का मतलब ये कि हमारा ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगर इसको होमोजाइगस रिसेसिव से मिलाया और सारे बच्चे रेड आ गए, इसका मतलब ये हो सकता है ये होमोजाइगस हो। और अगर हमारे पास ये केस बन रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, यानी हमारे पास यहाँ पर कोई भी वाइट बच्चे आए, कोई भी वाइट बच्चे आए, तो इसका मतलब ये जरूर हमारा ये जो रेड ऑर्गेनिज्म था, रेड जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म था, इट वाज हेट्रोजाइगस। ये चेक करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। अब हम फटाफट इसके कुछ क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को देखते हैं। वो कहता है टेबल शोज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप फॉर हेयर कलर फॉर द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, बट वन phenotype is shown incorrectly. Which family member has an incorrect phenotype? मदर। अच्छा जी, मदर का बता रहा है स्मॉल ए कैपिटल ए ब्राउन, इसका मतलब ये है कि ब्राउन के अंदर जो है ना, कैपिटल ए ब्राउन को डोमिनेट करता है। फादर कैपिटल ए ब्राउन। सन वन कैपिटल ए स्मॉल ए ब्लॉन्ड, ये गलत होगा क्योंकि अगर मदर इस तरीके से ब्राउन है और ये ए जो है ये डोमिनेट करे तो ब्लॉन्ड नहीं हो सकता। डॉटर स्मॉल ए ब्लॉन्ड, ठीक है। सन टू कैपिटल ए ब्राउन, डॉटर टू कैपिटल ए स्मॉल ए ब्राउन, तो ये ठीक हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो सन वन का जो फिनोटाइप है वो क्या है, रॉन्ग है। टू ब्रदर्स हैज डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, ये भी हम बाद में बात करेंगे, ब्लड ग्रुप वाला देख लें। Earlobe can be attached to the cheek or free unattached. This characteristic is controlled by a single gene. The allele for the attached earlobe is recessive. अच्छा जी, अटैच्ड वाला जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो रिसेसिव है। The diagram shows the inheritance of earlobe attachment in one family. Okay. Male with free earlobes. Free earlobes को हम कैपिटल F कह देते हैं और अटैच्ड को हम स्मॉल f कह देते हैं। ठीक है जी। 1 2 को देखिए, 1 और 2 के बच्चों में एक बच्चा जो है ना रिसेसिव वाला आया है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों क्या होंगे, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। और इनके सारे बच्चे सही आ रहे हैं, इसका मतलब अब ये देखना पड़ेगा। So which two individuals must be heterozygous for earlobe attachment? कौन कौन से दो को हेट्रोजाइगस होना ही चाहिए। 1 और 7, 7 हेट्रोजाइगस होगा तभी आगे बच्चे इसके रिसेसिव आ गए। अगर ये हमें ये तो पता है ना कि 6 क्या है, स्मॉल एफ स्मॉल एफ। अगर 7 कैपिटल एफ स्मॉल एफ होगा तभी यहाँ पर हमारे पास बच्चों में स्मॉल एफ आ रहे हैं। चांस है ना प्रोबेबिलिटी का कि स्मॉल एफ बन रहे हैं।
लिहाजा 1 और 7 को कंफर्म हेट्रोजाइगस होना चाहिए। आगे कौन सा कहता है? 3 और 4। 3 और 4 दोनों को हेट्रोजाइगस होना जरूरी नहीं है, हो सकता है इनमें से एक हेट्रोजाइगस हो। सी में क्या कहता है? 5 और 8। ये 5 और 8 इनका हेट्रोजाइगस होना जरूरी नहीं है। और डी क्या कहते हैं? 6 और 9। 9 तो होमोजाइगस है वैसे ही, 6 भी होमोजाइगस है, लिहाजा ये तो वैसी ऑप्शन गलत होगी, ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी। लिहाजा क्या आंसर बनेगा? 1 और 7। कहता है इन फ्रूट फ्लाइज द एलील फॉर एन इबोनी कलर्ड फ्लाई इज रिसेसिव टू एलील फॉर अ ग्रे कलर्ड फ्लाई। है जी, ग्रे के लिए कैपिटल और इबोनी के लिए स्मॉल। ठीक हो गया। In an investigation, ebony flight is crossed with a gray-bodied fly. What will be the body color of the offspring if gray is heterozygous? तो ये क्या बन गया यहाँ पर? टेस्ट क्रॉस बन गया। उसने क्या किया है? ग्रे को उसने कहा है कि अगर ये ऐसे हुई तो ऑफस्प्रिंग्स का क्या बॉडी कलर आएगा? ग्रे, ग्रे, इबोनी, इबोनी, हाफ इबोनी एंड हाफ ग्रे। ठीक है जी। इन फ्रूट फ्लाइज एलील फॉर, ये भी मिलता जुलता है, भी खुद ही कीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं two heterozygous individuals are crossed. Some of the offspring show recessive characteristics. What is the probability that one of these offspring that show recessive characteristic is homozygous? अपनी फ्लावर वाली एग्जांपल को दोबारा ले लेते हैं। रेड, ये हमारे पास आया है जो रिसेसिव फिनोटाइप शो कर रहा है। ठीक है। कहता है क्या चांस है कि ये जो हमारे पास है ये होमोजाइगस होगा? इसका 100% चांस है कि ये होमोजाइगस होगा, ये हमें यहाँ पर नजर ही आ रहा है। लिहाजा क्या आंसर होगा? डी। आगे कहते हैं इन द डायग्राम शोज द इनहेरिटेंस ऑफ द एलील ई फॉर पॉलीडेक्टाइली having extra fingers which is dominant over the normal allele E. अच्छा जी, कैपिटल E is dominant over normal. ओके हो गया। What are the genotypes of persons M and N? N को कुछ नहीं है तो N तो होगा E, E। यहाँ पर हमारे पास ये जो ऑर्गेनिज्म आ रहा है इसके बच्चों में आगे ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? कैपिटल E एंड स्मॉल ई। तो साफ पता चल रहा है सी इज द आंसर। अच्छा कहता है इन हॉर्सेस रेड हेयर इज डोमिनेंट टू ब्राउन, अ ब्रीडर क्रॉसेस, ये रेड कर दिया हमने, ये ब्राउन कर दिया हमने। अ ब्रीडर क्रॉसेस अ नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस रेड हॉर्सेस, हेट्रोजाइगस रेड हॉर्सेस, ये हेट्रोजाइगस हो गए। ठीक है जी। क्या आएंगे? रेड, 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 ब्राउन। What percentage would be red colored? 3 out of 4. 75% is the answer. Which of these may be heterozygous? इनमें से कौन सा heterozygous हो सकता है? Haploid cell. Haploid cell तो heterozygous नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक ही क्रोमोसोम है। Allele of a gene. Allele भी heterozygous नहीं हो सकता। Heterozygous के लिए you need a complete chromosome. An organism with a dominant phenotype. Yes. Dominant phenotype वाला heterozygous हो सकता है। इधर वाइट जीन है जो कि रिसेसिव है, इधर रेड जीन है जो कि डोमिनेंट है। एन ऑर्गेनिज्म विद रिसेसिव फिनोटाइप, रिसेसिव फिनोटाइप वाला हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता।
जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अभी तक हमने आपको जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के अंदर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी F1 और F2 क्रॉस समझाया, और उसके बाद हमने आपको टेस्ट क्रॉस के बाद कुछ पास पेपर क्वेश्चंस करवाए। अभी हम आगे चलेंगे इस सिलसिले को लेकर। इसको बड़ा कर लेते हैं, बड़ा। उम्मीद है आपके रोजे वगैरह अच्छे जा रहे होंगे। उम्मीद है कि आप इस बहाने के तहत के आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, रोजे नहीं छोड़ेंगे। जी मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर मैं भी जो चीज डिस्कस करने वाला हूं दैट इज पार्शियल डोमिनेंस। पार्शियल डोमिनेंस में अब जरा थोड़ा मैं स्पीड फास्ट रखूंगा अपनी, ठीक है? आपने जरा मेरे साथ चलना है। फर्ज कीजिए हमने रेड और वाइट फ्लावर्स को क्रॉस करवाया और उसका नतीजा हमारे पास निकला। हमारे पास फ्लावर्स आ गए पिंक, यानी ये आर आर था और ये डब्ल्यू। यहाँ पे नोट कीजिए मैं स्मॉल आर नहीं लिख रहा, मैं एक डिफरेंट अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, बिकॉज जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं फिर हम अल्फ़ाबेट्स को डिफरेंट लिखते हैं। और हमारे पास आर डब्ल्यू के केस में कलर क्या आ गया? पिंक। अब जरा इसका F2 क्रॉस बना के देखते हैं कि इसके F2 क्रॉस में क्या होगा। फिनोटाइप क्या आ रही है? पिंक, पिंक। जीनोटाइप क्या आ रही है? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी, नहीं पहले गैमेट्स बनेंगे। ये गैमेट सेग्रीगेट हो रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद क्या होगी? रैंडम फर्टिलाइजेशन। ये आर इस आर से मिला, आर आर। ये आर इस डब्ल्यू से मिला, आर डब्ल्यू। ये आर इस डब्ल्यू से मिला, आर डब्ल्यू। और ये डब्ल्यू इस डब्ल्यू से मिला, डब्ल्यू डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या आ गई? F2 जनरेशन। ये हमारे पास क्या हो गई? रैंडम फर्टिलाइजेशन। और ये क्या हुई? मियोसिस। अब जरा चलते हैं, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप आई। इसका कलर क्या आया? रेड। इसका कलर क्या आया? पिंक। इसका कलर क्या आया? पिंक। और इसका कलर क्या आया? वाइट। ये लें जी, इसको ऐसे करके रेड से लिख लेते हैं, इनको पिंक से लिख लेते हैं। We don't have pink color. We don't have pink color. Pink and white. Now this is something interesting. अगर आपसे पूछे what is phenotype ratio, then you will say 1:2:1, because we have one red, we have two pink, and we have one white in case of incomplete dominance. And if he asks you about genotype ratio, तो आप क्या बोलेंगे? Genotype ratio बनी 1:1, because we have one and one. We have two homozygous and we have two heterozygous. This is the case of incomplete dominance. Now let's go and find out some of the questions of incomplete dominance. चलिए अब साथ ही आपको एक और चीज समझाते हैं और वो है मल्टीपल एलील्स।
वो टॉपिक कहलाता है मल्टीपल एलील्स। और इन मल्टीपल एलील्स के अंदर और इस मल्टीपल एलील्स के अंदर हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आप ये याद रखें कि हमारे पास ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स हैं, एलील ए, एलील बी एंड एलील ओ। अब जरा इनके आपस में रिलेशनशिप्स नोट करें। एलील ए डोमिनेट करता है हमेशा एलील ओ को, एलील बी हमेशा डोमिनेट करता है एलील ओ को, एलील ए प्लस एलील बी हमेशा को डोमिनेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास किसी चीज का ब्लड ग्रुप, किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप ए है, इसकी दो चांसेस हैं, या वो होमोजाइगस ए होगा या वो हेट्रोजाइगस ए होगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, या वो होमोजाइगस बी होगा या वो हेट्रोजाइगस बी होगा। और अगर कोई कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब जरूर वो हेट्रोजाइगस है। और अगर कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब वो होमोजाइगस रिसेसिव है। मैं यहाँ आप लोगों की आसानी के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो रही है, कोडोमिनेंस। ये ऑर्गेनिज्म क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है जी। ये जो हमने यहाँ पर लिखी हैं, ये हमने लिखी हैं फिनोटाइप्स। और ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं सामने, ये वाली, दीज आर पॉसिबल जीनोटाइप्स। इनके अलावा कोई जीनोटाइप्स हो नहीं सकती। नाउ लेट्स रश टुवर्ड्स सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज ब्लड ग्रुप्स। पहला ही देखें, कहता है डायग्राम शोज द ब्लड ग्रुप phenotype of some of the members of a family. Which member of F1 generation must be heterozygous with codominant alleles? अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल है, ये तो लाजमी तौर पर ओ ओ होगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बच्चों में बी भी आ गया, ए भी आ गया, लिहाजा इसको ए बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुप बच्चों का ए आ रहा है और एक तरफ ओ आ रहा है, लिहाजा ये ओ ए हो सकते हैं, ओ ए हो सकते हैं। ठीक है, इनको अगर हम आपस में पनट स्क्वायर बना के देख लें तो हमारे पास ये केसेस आ रहे हैं, लेकिन इस केस के अंदर ये, तो इसका आंसर होगा बी। ऊपर चलते हैं। Some genotypes that occur in blood groups are given. Which genotype results in a phenotype that shows codominance? Codominance कौन सा शो करता है, IAIB। ये कहने लगा if a large family, half children were blood group A और half were blood group B and father was group O, तो मदर क्या होगी, मदर AB होगी। ठीक है, अगर फादर का ब्लड ग्रुप O है और मदर का AB है, तभी बच्चों में A और B ब्लड ग्रुप आ सकता है। कहते हैं a man of blood group A and his wife of blood group O had two children both of blood group A. The man concluded that he must be homozygous for allele A, since he thought that half of his children would be of group